हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, ज्ञान रिसर्च सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और ज्ञान रिसर्च सेंटर से ये अब हो चुका है जीआरसी क्लासेस। ठीक है, क्या हो चुका है दोस्तों, ये अब हमारा जीआरसी क्लासेस हो चुका है। तो आप सभी को पता है, तो जीआरसी क्लासेस पे आप सभी का बहुत बहुत यहाँ पे स्वागत हो जाता है। ठीक है, तो आप सभी को पता है इस चीज़ का कि हमने अपने यूपीएसआई के 13 जो मॉक टेस्ट हैं बिल्कुल अच्छे से फिनिश कर लिए हैं। तो आज जो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर होगा 14 प्रैक्टिस सेट नंबर कंटिन्यू हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, और अभी ये चैनल का नाम चेंज हो गया है और जिसका चेंज कर दिया हमने जीआरसी क्लासेस। ठीक है, तो बिना देरी करें मूव करते हैं अपने सेट के ऊपर। तो देखिए, आज का सबसे पहले क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सर कि भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है ना, जिसको हम बोलते हैं नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को सीएजी बोलते हैं। आपको पता है ना, कंप्यूटर ऑडिटर जनरल। ठीक है, उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो जो सीएजी होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है, ये हमसे पूछा गया है। तो आप ध्यान रखिएगा सर, यहाँ पे राष्ट्रपति है ना, विपक्ष के नेता हैं, प्रधानमंत्री या फिर वित्त मंत्री है। तो इसके से नियुक्ति कौन करता है? तो आप सभी को पता होगा कि जो राष्ट्रपति होता है ना, वो यहाँ पर जो सीएजी होता है ना, उसकी नियुक्ति यहाँ पे करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बताया गया है। ठीक है, कौन से में सर? 148 जो हमारा आर्टिकल है, इस आर्टिकल में जो कैग है इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, मैं पेन का एक बार पेन चेंज कर लेता हूँ फ्रेंड्स। ब्लू कर लें क्या? ब्लू कर लेते हैं। ब्लू नहीं, चलो रेडी सही है। ठीक है, तो 148 के तहत जो हमारा राष्ट्रपति हैं वो उसकी यहाँ पे नियुक्ति करते हैं। इसमें वर्णित किया गया है कि भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा जिसको राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। ठीक है, और उसे उसी प्रकार पदमुक्त किया जा सकता है जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को पदमुक्त किया जा सकता है। देखो, पदमुक्त का मतलब क्या होता है सर? तो पदमुक्त का मतलब होता है उसको पद से हटाना। ठीक है, कि उसको पद से हटाया कैसे जा सकता है, ये पदमुक्त का मतलब होता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, वित्त आयोग के सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त आदि भी नियुक्त यहाँ पे किए जाते हैं। ठीक है गाइस, पेन लेना हम यहाँ, सॉरी फेस कैम लगाना भूल गए, उसको लगा लेते हैं हम। ठीक है, देखो, तो अब जो है हमारा सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन कह रहा है सर कि राष्ट्रपति शासनाधीन राज्य का बजट किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? तो जो बजट है वो किसके समक्ष में प्रस्तुत किया जाता है? राज्यपाल, राज्यसभा, राष्ट्रपति या फिर लोकसभा। ठीक है, तो किसके समक्ष में प्रस्तुत करता है? तो इस क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लोकसभा के समक्ष में प्रस्तुत किया जाता है। तो लोकसभा से जो वित्त मंत्री होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, वो हर साल 1 फरवरी को बजट पेश करते हैं, आप सभी को पता है। ठीक है, तो ध्यान देंगे सर, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। तो अनुच्छेद 356, देखिए आपको बताना है सर आर्टिकल 352 में क्या है ना, और 356 में क्या है, और 360 में क्या है। इनमें कौन कौन से आपातकाल हैं, इनके बारे में आपको कमेंट करके बताना है। तो आर्टिकल 356 के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र में की विफलता के कारण आपातकाल को राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जैसे कोई भी संवैधानिक तंत्र विफल होता है ना, अगर उसके तहत यहाँ पर क्या लगता है, सारी की सारी जो पावर्स हैं वो राष्ट्रपति के पास में चली जाती हैं। एक तरीके से यहाँ पर क्या लग जाता है, इमरजेंसी लग जाती है, आपातकाल लग जाता है। तो उसके तहत ज्ञात है कि उपयुक्त स्थिति के लिए संविधान में आपातकाल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तो राष्ट्रपति राज्य विधानसभा को विघटित अथवा निलंबित कर सकता है। ठीक है, समझ गए आप लोग? उसको दोबारा से बना सकता है और उसको ख़त्म भी कर सकता है, जो राष्ट्रपति के पास में पावर होती है। इसके अतिरिक्त वह राज्य सरकार के कार्य अपने हाथ में ले सकता है। तो राज्य में जितने भी काम होते हैं वहाँ पर ना मुख्यमंत्री काम करेगा, ना राज्यपाल काम करेगा, वहाँ पे कोई भी काम नहीं करेगा, सारी पावर राष्ट्रपति अपने हाथ में ले सकता है। ठीक है,
एवं घोषणा करता है कि संसद राज्य विधायिका की शक्तियों का प्रयोग करेगी। अब सारे की सारी जो पावर होंगी वो संसद के पास में होंगी। अतः राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य का बजट लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो किसी राज्य का कोई बजट नहीं होता, सीधे ही लोकसभा का बजट यहाँ पर माननीय होता है। समझ गए आप लोग? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है सर कि एक ऐसा सवाल है जो प्रश्नकाल में पूछा जाता है। ठीक है, प्रश्नकाल में पूछा जाता है जब सदस्य को सदन में मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है। ठीक है, मौखिक मतलब जो हम मुंह से बोल के उत्तर मांगते हैं, वैसे मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है और इसके परिणाम स्वरूप जिस पर पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पूरक प्रश्न यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ओके। तो वो कौन से प्रश्न, ऐसे सवालों को क्या कहा जाता है? क्या तारांकित प्रश्न कहते हैं, गैर सरकारी सदस्य को संबोधित प्रश्न कहते हैं, अल्प सूचना प्रश्न कहते हैं, या अतारांकित प्रश्न कहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो सर उनको बोलते हैं हम तारांकित प्रश्न। क्या बोलते हैं सर? उनको तारांकित प्रश्न बोला जाता है। ठीक है, ओके। संसद में पूछे जाने वाले ऐसे प्रश्न जिसका उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है उन्हें तारांकित प्रश्न कहते हैं। तो समझ गए आप लोग? तो मौखिक रूप से मतलब जो बोल करके उत्तर दिया जाता है। कुछ उत्तर ऐसे होते हैं जो लिख करके दिया जाता है, ठीक, लिखित में देना पड़ता है उनको उत्तर, और कुछ उत्तर ऐसे होते हैं जो हमें बोल के देने पड़ते हैं, जो लोकसभा होती है, तो उनको तारांकित प्रश्न कहा जाता है। तारांकित प्रश्नों के साथ अनुपूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, अनुपूरक। ठीक है, तथा जिन प्रश्नों का उत्तर लिखित रूप से दिया जाता है उन्हें अतारांकित प्रश्न कहते हैं। ठीक है, तो लिखने वाले को, जिसमें हम लिख करके, देखो ध्यान से देखें, जिसमें हम लिख करके दे देंगे वो तो होंगे सर अतारांकित। क्या होंगे सर? अतारांकित प्रश्न होंगे। ठीक है, अच्छा, जो हम मौखिक रूप से यहाँ पर उत्तर देंगे उनको हम बोलते हैं तारांकित प्रश्न। समझ गए आप लोग? ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है, बहुत ज़रूरी बात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। अगला क्वेश्चन हमारा है सर कि निम्न में से कौन सा भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों का एक संसदीय विशेष अधिकार है? ठीक है, कौन सा है इसमें से? तो निर्वाचित की बात करेगा, जो निर्वाचित प्रतिनिधियों का एक संसदीय विशेष अधिकार है वो कौन सा है? संसद में बोलने की स्वतंत्रता, संसद में कुछ भी कहना, या उनके द्वारा दिए गए किसी मतदान के संबंध में गिरफ्तारी से मुक्ति, जब सदन चालू है तो एक गवाह के रूप में भाग लेने से छूट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ये हमें बताना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ए, बी और सी तीनों ही यहाँ पर सही हो जाते हैं। तो संसद का विशेष अधिकार है। ठीक है, देखो तो बात करेंगे सर भारतीय संविधान के भाग 5। कौन से भाग में सर? भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 151 तक। ठीक है, संघ मतलब 152 से 151 तक संघ का वर्णन है उनमें। और अनुच्छेद 105 में संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकार आदि का वर्णन है। इसके अनुसार भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों का संसदीय विशेषाधिकार निम्नलिखित है। क्या क्या है सर उनके अधिकार? संसद में वाक की स्वतंत्रता, यानी कि वो संसद में बोल सकते हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, वाक मान के बोलने की उनको पूरी की पूरी आज़ादी है, पूरी की पूरी उनको स्वतंत्रता है। दूसरा है सर कि संसद में या उसकी किसी समिति में संसद के सदस्य द्वारा कही गई बात या किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। जो भी अगर उन्होंने कुछ बोल दिया है तो आप उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। तीसरा है सर संसद के प्रत्येक सदन के सदस्यों, समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकार व उन्मुक्तियों के समय पर संशोधन यहाँ पर किया जा सकता है। ठीक है, अगला देखेंगे संसद की कार्यवाही शुरू होने से 40 दिन पूर्व, है ना, संसद की कार्यवाही शुरू होने से 40 दिन पहले कार्यवाही समाप्ति के 40 दिन बाद संसद के सदस्यों को किसी सिविल मामले में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यह छूट आपराधिक मामलों में नहीं है। अगर अपराध कर दिया है तो छूट नहीं है, अदरवाइज छूट है, उनको कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखेंगे सर संसद सदस्यों को अधिवेशन के दौरान अध्यक्ष या सभापति की अनुमति के बिना न्यायालय के समक्ष साक्षी के रूप में उपस्थित होने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, साक्षी के रूप में उनको पेश नहीं किया जा सकता, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे सर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहीं पर रहने देते हैं। चलो देखिए क्वेश्चन कह रहा है सर कि निम्न में से कौन सा
केंद्र की कानून बनाने के अधिकार के संबंध में सही है। कानून बनाने के अधिकार में तो पहला देखेंगे सर, संसद किसी भी अन्य देश के साथ किसी भी संधि या अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए पूरे या भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। क्या संसद के पास इतनी पावर है? देखते हैं सर। बी कह रहा है सर कि इस उद्देश्य के लिए संसद द्वारा पारित किसी भी कानून को राज्य सूची में उल्लेखित विषय से संबंधित होने के आधार पर अवैध नहीं ठहराया जा सकता। क्या ये भी सही है? तो देख लेते हैं सर कौन सा यहाँ पे सही हो जाता है। तो सर ए और बी दोनों सही हैं, या फिर केवल ए सही है, या फिर केवल बी सही है। तो ए और बी यहाँ पर दोनों सही हो जाते हैं और हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, देखेंगे सर कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 253 के अनुसार संसद किसी भी अन्य देश के साथ किसी भी संधि या अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए पूरे भारत के राज्य क्षेत्र के लिए किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। ठीक है, ये बात आपको भी पता है, आर्टिकल में लिखी हुई है, 2 और 3 में यही चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, इस उद्देश्य के लिए संसद द्वारा पारित किसी भी कानून को राज्य सूची में उल्लेखित विषय से संबंधित होने पर अवैध नहीं ठहराया जा सकता। समझ गए? ठीक है। केंद्र को कानून बनाने का अधिकार निम्न है। अनुच्छेद 259 यानी कि 249 राष्ट्रहित में राज्य सूची से संबंधित किसी मामले में संसद की कानून बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 250 राज्य सूची के किसी 7 विषयों पर आपातकाल की स्थिति में संसद की कानून बनाने की शक्ति है। आर्टिकल 252 में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति के पश्चात संसद द्वारा कानून बनाने की शक्ति है। किसी अन्य राज्य द्वारा इस विधियान को अंगीकार करना इत्यादि। तो ये कुछ आर्टिकल थे जो मैंने यहाँ पर बता दिए हैं। 249 है, 250 है, 252 है। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। अगले देखेंगे क्वेश्चन कह रहे हैं सर, संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में डैश के सामने दायर की जा सकती है चुनाव याचिका। तो चुनाव याचिका किसके सामने यहाँ पर दायर की जाती है आपको बताना है। तो सर ऑप्शन नंबर सी है हमारा, उच्च न्यायालय के तहत, उच्च न्यायालय के समक्ष यहाँ पर दायर की जाती है। ठीक है, देखिए सर, देश में हुए किसी भी चुनाव से संबंधित किसी मामले के खिलाफ न्यायालयों में याचिका दाखिल की जा सकती है। संसद एवं विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका उच्च न्यायालय के समक्ष दाखिल की जा सकती है। उच्च न्यायालय मतलब हमारा कौन सा हो जाता है? हाई कोर्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत में संसदीय क्षेत्रों की संख्या कितनी है और लोकसभा में कितने सांसद हैं? बताओ, संसदीय क्षेत्रों की संख्या कितनी है और कितने सांसद लोकसभा में हो सकते हैं? तो सर 543 तो संसदीय क्षेत्रों की संख्या है, ऑप्शन नंबर ए। और लोकसभा में कितने सांसद हैं? 545 है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 545 हमारे सांसद हैं। पानी पी लें गाइस, प्यास लग रही है बहुत तेज़ वाली। आप इस क्वेश्चन का इतने पढ़ रहे हैं एक्सप्लेनेशन। अभी गाइस अपने सेंटर पे हूँ, तो यहाँ पर थोड़ी व्यवस्था ऐसे ही है अभी। ठीक है, धीरे धीरे चीज़ें से ऐसे हो जाएंगी। देखो, तो लोकसभा की कुल अधिकतम संख्या 550 हो सकती है ना। तो 550 सीटें वहाँ पर मैक्सिमम जो है वो हो सकती हैं, मैक्सिमम। ओके, जिसमें से राज्यों के 530 सदस्य हैं। अच्छा, इन 550 में से 530 तो हमारे स्टेट से आ जाएंगे, राज्यों से आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा 20 सदस्य संघ राज्यों से आ जाएंगे। 20 सदस्य कहाँ से जाएंगे सर? जो हमारे यूटी हैं वहाँ से आ जाएंगे। और वर्तमान में भारत में कुल संसदीय क्षेत्रों की संख्या 543 है तथा लोकसभा में कुल 545 सदस्य सांसद हैं। यह सदस्य संख्या नंबर 2026 तक अपरिवर्तित रहेगी। तो आपने सुना होगा ना परिसीमन आयोग, तो परिसीमन आयोग यही काम करता है, सीटों को लगाने का काम जो करता है परिसीमन आयोग ही करता है। ठीक है, तो 2026 में जाकर के परिसीमन आयोग की जो यहाँ पर वो है वो चीज़ें वो चेंज होंगी, तब जाकर के सीट बढ़ सकती हैं, बढ़ेंगी, क्योंकि 1971 की जनसंख्या के हिसाब से ये अभी तक सीटें चली हुई आ रही हैं, है ना। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 8 है, संसद की कार्यवाही के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
संसद की कार्यवाही। संसद को सदन की बहस और कार्यवाही के प्रकाशन पर रोक लगाने का अधिकार है। अगला है सदन को संसद की गैलरियों में गैर सदस्यों और अतिथियों के प्रवेश पर किसी भी वक्त रोक लगाने का अधिकार है। बताओ कौन सा सही हो जाएगा? तो सर आप ध्यान दे के देखेंगे, हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। क्या है सर? डी में ए और बी दोनों यहाँ पर सही है। ठीक है, तो अगर बहस चल रही है संसद के अंदर तो वहाँ पर प्रकाशन पर रोक लग सकती है, कार्यवाही के प्रकाशन पर रोक लग सकती है ना। पर जो कार्यवाही वो मान लीजिए प्रकाशन हो रहा है, उसका लाइव चल रही है चीज़ें, तो उसको रोक लगा सकते हैं। अच्छा, संसद की गैलरियों में गैर सदस्यों, जो भी सदस्य नहीं है ना, संसद का सदस्य नहीं है, अतिथि है, उनके सब पर किसी भी वक्त रोक लगा दी जा सकती है। वो अंदर नहीं जा सकते, ऐसा वो कभी भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो संविधान के में संसद को कुछ विशेष अधिकार और उन्मुक्तियाँ प्राप्त हैं जो संसद के दोनों सदनों, इनकी समितियों और इनके सदस्यों, गाइस वेट, ठीक है दोस्तों। चलिए तो देख लेंगे। तो संविधान में संसद को कुछ विशेष अधिकार और उन्मुक्तियाँ प्राप्त हैं जो संसद के दोनों सदनों, इनकी समितियों और इनके सदस्यों को प्राप्त होते हैं। संसद अपनी रिपोर्ट, वाद विवाद और कार्यवाही को प्रकाशित करने तथा अन्यों को इसे प्रकाशित न करने देने का भी अधिकार प्राप्त रखती है। ठीक है, संसद चाहेगी तो कोई उसे प्रकाशित नहीं कर सकता, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम ने सदन की पूर्व अनुमति बिना, ध्यान रखिएगा, सदन की पूर्व अनुमति बिना संसद की कार्यवाही सही रिपोर्ट के प्रकाशन की प्रेस की स्वतंत्रता को पुनर्स्थापित किया, किंतु यह सदन की गुप्त बैठक के मामलों में लागू नहीं होता है। यह अपनी कार्यवाहियों से अतिथियों को बाहर कर सकती है तथा कुछ आवश्यक मामलों पर विचार विमर्श हेतु गुप्त बैठक भी कर सकती है। ठीक है, तो इस पर कोई पाबंदी नहीं है कि आपको यहाँ पर दिखाना ही है, लाइव चलाना ही है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये अपने उसको प्राइवेट भी रख सकती है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है कि सर किसी सांसद ने के पद त्याग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वो कैसे पद त्याग सकता है? ठीक है, ये हमसे पूछा है। तो सर पद त्याग उस तारीख से प्रभावी होगा जिस दिन अध्यक्ष त्यागपत्र स्वीकार कर लेते हैं तथा पद त्याग स्वीकृति होने के बाद सदस्य के पास त्यागपत्र वापस लेने का विकल्प नहीं रहता है। क्या ये सही है? दूसरा कह रहा है अगर संसद ने अपना पद त्याग प्रभावी होने के लिए कोई भविष्य की तारीख निर्दिष्ट की है और यदि उसी दौरान अध्यक्ष ने त्यागपत्र स्वीकार कर लिया तो त्यागपत्र उसी तारीख से प्रभावी होगा। क्या ये दोनों सही हैं? ये हमसे पूछा है। तो देखेंगे सर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवल ए सही है, बी वाला सही नहीं है, ए वाला यहाँ पर सही है। देखो, भारतीय संविधान के अनुसार किसी सांसद द्वारा पद त्याग करने हेतु आवेदन करने पर पद त्याग उस तारीख से प्रभावी होगा जिस दिन अध्यक्ष त्यागपत्र स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, तथा त्यागपत्र स्वीकृत होने के बाद सदस्य के पास त्यागपत्र वापस लेने का विकल्प नहीं रहता। सांसद को अपना त्यागपत्र प्रभावी होने के लिए कोई भविष्य की तारीख निर्दिष्ट करने का विकल्प संविधान में कोई प्रावधान ऐसा है ही नहीं। ठीक है, तो चीज़ ध्यान रखनी है, हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है सर दोस्तों, चलिए तो आगे बढ़ लेते हैं सर, अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है, ये हमारा यहाँ पर नहीं, इसको छोड़ते हैं, शायद करंट का क्वेश्चन है। अच्छा, विधेयक है, करंट का नहीं, विधेयक है। देखो, वर्ष 2014 में संसद में प्रस्तुत किए गए दिव्यांगजन अधिकार विधेयक, तो कौन सा एक्ट था? दिव्यांगजन अधिकार विधेयक एक्ट था। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसमें से कौन सा सही है? तो न्यूनतम 40% दिव्यांगता से प्रभावित लोगों के लिए कुछ सुविधाएं उपलब्ध होंगी। 40% का मतलब जैसे हमारा शरीर 100% होता है, तो 100% में से 40% आप दिव्यांग होने चाहिए। हाँ, और शिक्षा, रोजगार में आरक्षण, सरकारी योजनाओं में वरीयता उसको दी जाएगी, ऐसा ये कह रहे हैं। दूसरा कह रहा है यह विधेयक दिव्यांगों को कुछ अधिकार प्रदान करता है, जैसे सभी सार्वजनिक भवनों, अस्पतालों, यातायात के माध्यमों, निर्वाचन केंद्रों में दिव्यांग अनुकूलन प्रवेश व्यवस्था इत्यादि। तो दोनों सही हैं या फिर दोनों में से कोई एक सही है? तो दोनों सही यहाँ पर देखेंगे, ए और बी दोनों यहाँ पर सही हो जाते हैं। ठीक है, देखो बी वाला कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 2.68 करोड़ दिव्यांगजन हैं। कितने से? 2.68 करोड़।
है ना, लगभग 2.7 ही कह सकते हैं हम इसको, 2.7 करोड़ हैं। तो वर्ष 2016 में 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया जाता है। तो 3 दिसंबर को इंटरनेशनल दिव्यांगजन जो दिवस है वो मनाया जाता है। अच्छा, दिव्यांगजन अधिकार विधेयक 2016 यह 1995 के अधिनियम का स्थान इसने लिया है। इस अधिनियम से में निर्धारित विकलांगता की 7 शर्तों के स्थान पर 21 शर्तों को कवर किया गया है। इसके अंतर्गत बौद्धिक विकलांगता, बौद्धिक का मतलब होता है जो माइंड से यहाँ पर विकलांग हो, ठीक है, मानसिक उसको कोई बीमारी हो, और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार हो, सेरेबेलम पाल्सी जैसे रोगों को शामिल कर लिया गया है। ठीक है, ये रोग पहले शामिल नहीं थे, इनको शामिल कर लिया गया है। अगला देखेंगे, प्रश्नकाल के दौरान पूछा जाने वाला एक प्रकार का प्रश्न है, सदन में इसका मौखिक उत्तर नहीं मांगा जाता है और इस पर तत्पश्चात कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। तो क्या हो जाएगा इसका? तारांकित प्रश्न होते हैं, तारांकित होते हैं, गैर सरकारी होते हैं, आत्म अल्प सूचना प्रश्न होते हैं। कौन से होते हैं बताइए? देखो, इसका आप आंसर ऐसे दे सकते हो कि सदन में जो है वो इसका यहाँ पर मौखिक उत्तर नहीं मांगा जाता। मौखिक नहीं मांगा जाता तो सर इसका उत्तर लिखित में मांगा जाता होगा, और लिखित में मांगा जाता है तो सर ये हमारा अतारांकित प्रश्न पे हो जाता है, क्योंकि तारांकित प्रश्न हमने अभी क्या देखा था जिसमें मौखिक उत्तर दिया जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें मौखिक नहीं है तो इसमें लिखित है, तो ये हमारा अतारांकित हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। तो देखेंगे सर, अतारांकित प्रश्न वह होता है जिसका सभा में मौखिक उत्तर नहीं मांगा जाता है और जिस पर कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। ऐसे प्रश्न का लिखित उत्तर प्रश्नकाल के दौरान जिस मंत्री से वह प्रश्न पूछा जाता है उसके द्वारा सभा पटल पर रखा मान लिया जाता है। इसे सभा की उस दिन से के अधिकृत कार्यवाही वृत्तांत यानी कि ऑफिशियल रिपोर्ट में छापा जाता है। लिखित उत्तर के लिए केवल 230 प्रश्नों को सूचीबद्ध किया जा सकता है। आप केवल 230 प्रश्न ही पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में, ठीक है, तो राष्ट्रपति शासन किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा वापस लिया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन के खंडन के लिए संसद का अनुमोदन अनिवार्य नहीं है। तो कौन सा सही हो जाएगा बताओ? तो सर हमारा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, ये और भी दोनों ही सही है। तो किसी भी वक्त राष्ट्रपति शासन लग सकता है और किसी भी वक्त राष्ट्रपति शासन वापस लिया जा सकता है। अच्छा सर, राष्ट्रपति शासन के खंडन के लिए संसद का अनुमोदन अनिवार्य नहीं होता। ठीक, ओके। देखेंगे सर यहाँ पर कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में सत्य है। पहला तो सही है ही, है ना, दूसरा तो सही है। पहले देखते हैं, राष्ट्रपति शासन किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा वापस लिया जा सकता है, ये भी सही है और दूसरा भी सही है। आर्टिकल 356 में ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक, अगला देखेंगे, विदेशी भूमि में तैनात राजदूत और उच्चायुक्त का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो कौन करते हैं, है ना? विदेशी जो भूमि होती है वहाँ पर जो तैनात हमारे राजदूत होते हैं, जो ब्रांड एम्बेसडर होते हैं हमारे, नहीं जो हमारे कौन होते हैं, एम्बेसडर होते हैं। हमने सुना होगा ना कि हमारे इंडिया में पाकिस्तान की एम्बेसी है, एम्बेसी में एम्बेसडर बैठते हैं। ठीक है, तो उनकी जो प्रतिनिधित्व है उनका जो यहाँ पर कौन करते हैं, उनका प्रतिनिधित्व मंत्रिमंडल करता है या फिर संसद करती है या फिर प्रधानमंत्री करता है या फिर राष्ट्रपति करता है। तो सही आंसर बताएंगे सर, ऑप्शन नंबर डी होगा, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संघ का संवैधानिक प्रमुख होने के नाते राष्ट्रपति वैदेशिक क्षेत्र में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। वह विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों के लिए राजदूतों व कूटनीतिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति करता है। इसके अलावा विदेशों के राजदूत व कूटनीतिक प्रतिनिधियों के प्रमाण पत्र को स्वीकार करता है। इसके अलावा विदेशों में सैन्य और समझौते भी राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। यद्यपि इन समझौतों की पहल मंत्रियों के हाथ पर रहती है और इसकी संसदीय पुष्टि होनी आवश्यक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसके तत्वाधान में भारत के राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं? बताओ, तो जो राष्ट्रपति हैं वो शपथ ग्रहण करते हैं किसके तत्वाधान में? तो सर किसके सर? हमारे जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, जो CJI हैं, वो उनके तत्वाधान में शपथ ये लेते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान द्वारा स्थापित एक प्राधिकरण है जो भारत की सभी राज्य सरकारों की प्राप्तियों और व्ययों की लेखा परीक्षा करता है? तो वो कौन है? तो सर उसको हम बोलते हैं ऑप्शन नंबर डी, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG उनको बोलते हैं। ये भारत सरकार का पूरा लेखा जोखा अपने पास रखते हैं। ठीक है, इनका जो वर्णन है वो आर्टिकल 148 से 151 तक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने आप। ठीक है, चलिएगा। अच्छा, इसे हम सार्वजनिक धन का संरक्षक भी कहते हैं। ये जो सरकारी धन होता है इसका संरक्षक भी ये करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है सर, उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो उपराष्ट्रपति की बात हो रही है, उनको पद की शपथ कौन दिलाता है बताएंगे आप? तो सर कौन दिलाता है? भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो उनको किस राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाते हैं। ठीक है, तो किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 63 के तहत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा जो कि राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। अनुच्छेद 69 के अनुसार उपराष्ट्रपति को पद की शपथ भारत का राष्ट्रपति दिलवाता है। उपराष्ट्रपति को अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति तथा उसके द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी पड़ती है। राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है। यदि उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का कार्यभार संभालते हैं। ठीक है, ओके, अगला देखेंगे। सरकार को जनता का पैसा खर्च करने का अधिकार कौन देता है? बताओ कौन देता है? तो सर ऑप्शन नंबर डी, संसद देती है। संसद जाओ, आप भारत के जनता है उनका पैसा आप यूज़ कर सकते हो। तो अनुच्छेद 266 के तहत, ठीक है, विधायिका के प्राधिकार के बिना कोई व्यय नहीं होगा, अर्थात सरकार को धन खर्च करने की अनुमति संसद द्वारा प्रदान की जाती है। संविधान द्वारा वित्त संबंधी शक्तियां लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधित्व को सौंपी गई हैं। अगला देखेंगे। संसद के किसी भी सदन के एक सदस्य द्वारा एक औपचारिक प्रस्ताव है कि सदन कुछ करता है, कुछ किए जाने का आदेश देता है या किसी बात के संबंध में कोई राय व्यक्त करता है। तो सही आंसर क्या होगा इसका? तो क्या प्रस्ताव करता है सर? वो प्रस्ताव पेश करता है, ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है, चलो अगला देखते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एक हैं, बताओ तो कैसा पद है वो हमारा? ऑप्शन नंबर ए, संवैधानिक निकाय है, इसका संविधान के अंतर्गत जिक्र है। देखो वो सारे के सारे पद संवैधानिक हैं जिनके लिए संविधान में हमें आर्टिकल दिया हुआ है। ठीक है, वो सारे के सारे पद संवैधानिक होते हैं। 20 में देखेंगे। मंत्रिमंडल सचिवालय में किस का गठन किया गया है ताकि सरकारी नौकरी और निजी दोनों क्षेत्रों में ठप पड़ी निवेश परियोजनाओं पर नज़र रखी जा सकती है और उनके कार्यान्वयन में आ रही बाधाओं को जल्द से जल्द दूर किया जा सकता है। तो कौन है सर वो? हमारा ऑप्शन नंबर डी है, परियोजना अनुवीक्षक दल, PMG। ठीक है, तो गाइस ये हमारे आज के 20 क्वेश्चन थे जो आपने यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से किए हैं। तो अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।